आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दों में से एक को डिकोड करने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में बड़ा सैन्य तनाव। एक इंटरनेशनल रिलेशंस एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो दुनिया भर की निगाहें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। वहां जमीन और समंदर में जो भी हलचल हो रही है उसके झटके सीधे तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी में महसूस किए जा रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस रोड मैप में हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, हालिया हमले और बंदरगाहों की नाकाबंदी। दूसरा, हुर्मुज ऊर्जा चोक पॉइंट। तीसरा, कूटनीतिक बाधाएं और बातचीत। और आखिर में सबसे अहम, परमाणु यूरेनियम फैक्टर। आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, हमले और बंदरगाहों की नाकाबंदी। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है 28 फरवरी से, जब अमेरिका और इजराइल के व्यापक हमलों ने इस संघर्ष की चिंगारी भड़काई। फिर 8 अप्रैल को एक अहम मोड़ आया, जब दोनों तरफ की सेनाओं ने सीज फायर यानी युद्ध विराम का पालन करना शुरू किया। लगा कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन ये शांति बहुत कमजोर साबित हुई। अभी सोमवार को ही अमेरिकी नौसेना ने बंदर अब्बास के पास ईरानी मिसाइल साइट्स और नाव पर नए सिरे से हमले किए हैं। और अब स्थिति ये है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की लगातार कोशिशें चल रही हैं। अब सवाल उठता है कि इन ताज़ा हमलों के पीछे आखिर तर्क क्या दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का रुख इस पर बिल्कुल साफ है। उनके प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि ये हमले असल में आत्मरक्षा में किए गए थे, खासकर उन ईरानी नावों के खिलाफ जो समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिकी सेना अभी भी जारी युद्ध विराम के नियमों का पालन करते हुए सिर्फ अपना बचाव कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, होर्मुज ऊर्जा चोक पॉइंट। होर्मुज जलडमरू मध्य। अगर इसे भौगोलिक और रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए ये एक चोक पॉइंट यानी एक बेहद संकरा और महत्वपूर्ण मार्ग है। हाल ही में बंदर अब्बास के पास जो नौसैनिक झड़पें और नाकाबंदी हुई हैं, उसका सीधा असर इसी रास्ते से होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ा है। ईरान ने इसी मार्ग के जरिए खाड़ी की शिपिंग पर अपना कंट्रोल बनाए रखा है। और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे एक जगह की लोकल मिलिट्री एक्शन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। ये सीधा कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का मामला है। नौसैनिक संघर्षों की वजह से हुर्मुज जलडमरू मध्य शिपिंग के लिए लगभग बंद हो गया है। अब क्योंकि दुनिया भर का इतना सारा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई रुकने के डर से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगीं। इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त किस लेवल पर है, इसका अंदाज़ा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के इस कड़े बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि जलडमरू मध्य का बंद होना गैरकानूनी है और पूरी दुनिया के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये बयान दिखाता है कि फ्री ट्रेड को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करवाने के लिए वैश्विक स्तर पर कितना भारी दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही हम आते हैं अपने तीसरे खंड पर, कूटनीतिक बाधाएं और बातचीत। यहाँ हमें दोनों पक्षों के नैरेटिव यानी आख्यानों के बीच एक बहुत गहरा तनाव देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का संदेश है कि एग्रीमेंट संभव है, लेकिन उनके वार्ताकारों को निर्देश है कि वे कोई जल्दबाजी ना करें। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि कई मुद्दों पर अच्छी खासी बातचीत तो हुई है, लेकिन कोई भी फाइनल डील अभी आसन्न नहीं है, यानी इतनी जल्दी नहीं होने वाली। ये स्पष्ट विरोधाभास हमें बताता है कि टेबल पर बातचीत कितनी उलझी हुई है। ईरान के रुख को और अच्छे से समझने के लिए उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का ये बयान सुनना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि समझौते पर हस्ताक्षर होने ही वाले हैं। कूटनीति की दुनिया में अक्सर ऐसे बयानों का इस्तेमाल पब्लिक की उम्मीदों को कंट्रोल करने और बातचीत के मेज पर थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस वक्त मेज पर है क्या। जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू का प्रस्ताव रखा गया है, वो असल में एक टेम्पररी समाधान की रूपरेखा है। इसके मुख्य बिंदु हैं मौजूदा युद्ध विराम को अगले 60 दिनों तक बढ़ाना, ग्लोबल ट्रेड के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे ज्यादा उलझे हुए मुद्दों पर आगे की बातचीत के लिए एक नया रास्ता तैयार करना। लेकिन कूटनीति कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ी आंतरिक उलझन भी है जो इस पूरी बातचीत की रफ्तार को ब्रेक लगा रही है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो युद्ध के पहले ही दिन हुए एक हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई घायल हो गए थे और फिलहाल किसी सुरक्षित अज्ञात स्थान पर हैं। इस वजह से उनके दूतों के साथ संचार करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं और यही कारण है कि डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस बहुत धीमी पड़ गई है। और कूटनीतिक गतिरोध का असर सिर्फ पॉलिटिक्स या तेल तक ही सीमित नहीं रहता। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स अब खेल के मैदान तक भी पहुंच चुकी है। हाल ही में फीफा ने ईरान के विश्व कप ट्रेनिंग बेस को संयुक्त राज्य अमेरिका से शिफ्ट करके मैक्सिको ले जाने की मंजूरी दे दी है। ये घटना बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे दो देशों की आपसी तनातनी का असर असल दुनिया के उन हिस्सों में भी दिखाई देता है जिनकी हम आमतौर पर कल्पना भी नहीं करते। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खंड 4, परमाणु यूरेनियम कारक। तो सबसे अहम बात यह है 440 किलोग्राम। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये आंकड़ा ईरान के पास मौजूद 60% तक एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम के अनुमानित भंडार को दर्शाता है। इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि 60% शुद्धता वाले इस यूरेनियम को हथियारों के लेवल यानी 90% तक ले जाने का प्रोसेस बहुत ही छोटा होता है। थ्योरेटिकली ये सीधे तौर पर एक परमाणु बम बनाने का रास्ता खोल सकता है और सच कहें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की रातों की नींद इसी एक पॉइंट ने उड़ा रखी है। इतने बड़े खतरे को देखते हुए अमेरिका का रवैया बेहद सख्त रहा है। ट्रंप ने सीधी और दो टूक मांग की है कि ये सारा एनरिच्ड यूरेनियम या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए या फिर उसे उसी जगह पर नष्ट कर दिया जाए। हालांकि एक बात गौर करने वाली है, ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील, उनके फ्रीज किए गए फंड्स को छोड़ना और इन परमाणु मांगों जैसे जो सबसे पेचीदा मुद्दे हैं, उन्हें इस 60 दिन के शुरुआती युद्धविराम ढांचे से बाहर रखा गया है। इन पर आगे चलकर अलग से चर्चा होगी। इन तमाम सैन्य कार्यवाहियों, कूटनीतिक बयानों और परमाणु खतरों को एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या महज 60 दिन का ये युद्धविराम विस्तार उन भारी भरकम आर्थिक दबावों का सामना कर पाएगा जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पैदा हो चुके हैं? आज की भू राजनीतिक स्थिति कांच की तरह नाजुक है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये शांति वार्ता वाकई किसी स्थायी समाधान की नींव रखेगी या फिर ये सिर्फ एक बड़े ग्लोबल तूफान से पहले की शांति है।